पहला क्वेश्चन है आपका, बघेली किस क्षेत्र की बोली जाती है दोस्तों? बघेली किस क्षेत्र में बोली जाती है बताइएगा आप। पहला ऑप्शन सिलीगुड़ी, रांची, जोधपुर या फिर जबलपुर। आपको पता है दोस्तों कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी दोस्तों ये आपके कौन से हिंदी के अंतर्गत आते हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सी? क्वेश्चन याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो आपको बताना है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ए बी सी से याद रख लेंगे, ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। और आपको बता दें जो बघेली है दोस्तों वो आपकी कहां पे, तो यहां का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, जबलपुर। ठीक है। और दोस्तों ये किस अपभ्रंश से निकली है, तो आपको बता दें अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। ठीक है। तो कहां दोस्तों, और देखिए बघेली को हम रेवाई भी बोलते, क्या बोलते हैं? रिवाई भी बोलते हैं दोस्तों। ये रीवा के आसपास भी बोली जाती है, इसलिए इसको रिवाई भी बोला जाता है दोस्तों। तो आप याद रखिएगा इनमें से दोस्तों 4 ऑप्शन में से आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, जबलपुर में बोली जाती है। आपको बता दें बघेली किस बोली की है, तो हिंदी की दोस्तों, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है दोस्तों? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो देखिए इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, हमारा अपभ्रंश हो जाएगा। देखिए यहां पे नहीं पूछा कि भारतीय भाषाओं का, देखिए आधुनिक मतलब क्या? नवीनतम। तो नवीनतम दोस्तों कौन सा है? आपका अपभ्रंश ही है। ये चीज याद रखेंगे, संस्कृत मत कर देना, गलत मत करना। देखिए संस्कृत दोस्तों ये आदि भाषा है, जहां से दोस्तों हाँ ये आप कह सकते हैं हिंदी क्या है? जननी है। ठीक है। मगर जहां पे अगर आधुनिक लग जाएगा दोस्तों, ये यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है। ठीक है। तो आधुनिक जहां लग जाएगा वो अपभ्रंश होगा। और आपको बता दें कि अपभ्रंश का बाल्मीकि किसको कहते हैं दोस्तों? स्वयंभू को। हमने ये क्वेश्चन कल ही दोस्तों कम्युनिटी टैब पे डाला था। ठीक, स्वयंभू को कहते हैं अपभ्रंश का बाल्मीकि। ठीक है। और एक चीज याद रखेंगे, पाली जो है दोस्तों, पाली किसकी भाषा है? तो ये बौद्ध धर्म की भाषा है। ठीक है। बौद्ध धर्म के जो तीनों पिटक है दोस्तों पाली भाषा में ही लिखे गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध की भाषा कौन सी थी? पाली थी। और बात करते अगर प्राकृत की, तो प्राकृत दोस्तों महावीर स्वामी की भाषा थी। क्या? जैन धर्म के तीर्थकर थे महावीर स्वामी, उनकी भाषा थी प्राकृत दोस्तों। और संस्कृत को हम दोस्तों क्या बोलते हैं? आर्य भाषा भी बोलते हैं, और दोस्तों देव भाषा भी कहते हैं, क्योंकि ये देवताओं की भाषा थी दोस्तों। ये चीज आप याद कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपभ्रंश से। क्या दोस्तों? अपभ्रंश से बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा राइट है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है दोस्तों? तत्सम मतलब क्या होता है? संस्कृत वाला। तो कौन सा संस्कृत नहीं, इसका मतलब कौन सा हिंदी होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। चक्षु दोस्तों आपको पता है ये संस्कृत का शब्द है, बिल्कुल नहीं होगा। और उष्ट दोस्तों, उष्ट ऊंट का होता है, बिल्कुल नहीं। दधि दही का होता है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। सिंगार दोस्तों आपको पता होना कि सिंगार क्या है दोस्तों, ये हिंदी शब्द है। और सिंगार का दोस्तों तत्सम क्या होगा? तो श्रृंगार होता है। देखिए श्रृंगार इस तरह लिखा जाता है, ये शुद्ध रूप है दोस्तों। ठीक है। नहीं तो आप लोग क्या करते हैं, इस तरह लिख देते दोस्तों, यहाँ पे श्रा हो जाता है, ये आप समझिएगा श्रृंगार, यही हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। इसका अगर तत्सम बात करते दोस्तों क्या होगा? ये होगा श्रृंगार। ठीक, ये श्रृंगार यही शुद्ध रूप से लिखा जाता है, इसी तरह लिखना चाहिए। और ये याद रखिएगा पूछा था शुद्ध रूप, है ना। मगर दोस्त यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, ये गलत होता है। ये लगाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये आपका दोस्तों ये आधा होता है। ठीक, श्रा क्या होता है? आधा होता है। चलिए अगला देखते हैं, तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द क्या होगा? तरंग। देखिए तरंग क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में आपको बता। तरंग मतलब होता है दोस्तों लहर होती है। ठीक है। और तरंग को हम क्या बोलते हैं? ऊर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्मी बोलते दोस्तों। और एक चीज याद रखेंगे, तरंग और तुरंग ये आपके समानार्थी शब्द पूछा थे। तरंग मतलब क्या होता है? लहर। और तुरंग मीस होता है घोड़ा। क्या होता है? तुरंग मीस होता है घोड़ा दोस्तों। और केकी मीस होता है कोयल, याद रखेंगे। और अटवी मीस क्या होता है? ये जंगल के पर्यायवाची होते हैं। अटवी, कानन, विपिन, कांतार, अरण्य, ये सब क्या होते हैं? जंगल के होते हैं दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तरंग किसका होता है? ऊर्मी का होता है। याद रखेंगे। चलिए अगला है, अवनि का विरुद्धार्थी शब्द तो आपको पता होगा। अवनि, अंबर का क्या होता है? अवनि होता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चक्षु मतलब आंख होता है। अग्नि दोस्तों क्या होता है दोस्तों? आग को बोलते हैं। ठीक है। तो ये चीजें याद रखेंगे बिल्कुल। अच्छा, अवन का क्या होता है? अंबर होता है दोस्तों। ठीक है। अवन क्या होता है? अंबर होता है। अवन मतलब क्या होता है? पृथ्वी है। ठीक है। अवन हम पृथ्वी को बोलते हैं, अवन का अंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है दोस्तों? तो कनक, आपको पता कनक भी अनेकार्थी, कनक के अर्थ कई सारे निकले, धतूरा हो गया, सोना हो गया, गेहूं हो गया। ठीक है। और वहीं अनंत के भी बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं, ये भी अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। जैसे अनंत मतलब आकाश भी बोलते हैं,
असीम जिसका कोई अंत न हो, विष्णु भगवान को बोलते हैं, अविनाशी को बोलते हैं। महावीर भी दोस्तों क्या है आपका अनेकार्थी शब्द है, जैसे महावीर हनुमान जी को बोलते हैं, महावीर मतलब बलवान होता है, और महावीर जैन के तीर्थकर थे जिन्होंने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। मगर हत्या दोस्तों, हत्या मतलब हत्या केवल एक ही अर्थ निकल रहा है, हत्या मतलब मर्डर दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए आपका अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, तो हत्या ही अनेकार्थी शब्द नहीं है। चलिए अगला है मैंने मेरे को सुधार लिया। वाक्य में किस प्रकार के शुद्धि दोस्तों, मैंने मेरे को सुधार लिया दोस्तों, ये कोई सेंटेंस है? आपको खुद लग रहा होगा कि गलत है। मैंने अपने को सुधार लिया, ये तो सही हो जाएगा। मैंने अपने को सुधार लिया तो सही है दोस्तों। आपको पता है कि इसमें मैंने में गलत है, ठीक है। यहीं पर दोस्तों मैंने मेरे ये गलत है दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं कि दोस्तों यहां पर सर्वनाम गलत है। क्या है? सर्वनाम अशुद्धि है, ठीक, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, या ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, या ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, या ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। चलिए बताइएगा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा। आप एक चीज आप अपने दिमाग में लगा लेंगे कि ईमानदारी होता क्या है दोस्तों, लक्षण होता है बिल्कुल नहीं, आचरण होता है बिल्कुल नहीं, व्यवहार होता है बिल्कुल नहीं, गुण होता है कहीं, है ना। ईमानदारी उसके अंदर गुण होनी चाहिए, अच्छे गुण होना चाहिए। तो ईमानदारी भी क्या है, कहीं ना कहीं दोस्तों गुण है। तो याद रखेंगे कि ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, ना कि लक्षण, आचरण, व्यवहार, ठीक है। तो ये सभी और ऐसे क्वेश्चन आपके यूपीएससी में जरूर आएंगे, याद रखेंगे। चलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों। नेतानी नहीं होता, ना नेताइन होता। आपको पता है जहां कहीं भी लास्ट में ता आएगा दोस्तों वो त्री में टूट जाएगा अगर इसका हम स्त्रीलिंग बनाएंगे। तो नेता का हो जाएगा नेत्री, जिस तरह अभिनेता का अभिनेत्री उसी तरह नेता का नेत्री होगा दोस्तों। और ये आपके पुलिस का क्वेश्चन है। और आपको बता दोस्तों जहां पर मान होता है वो अगर उसका हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो मति हो जाता है। क्या मति हो जाता है? जहां पर वान होता है अगर उसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो वत्ती हो जाएगा दोस्तों। और जहां पर ता होता है दोस्तों उसका स्त्रीलिंग बनाते हैं तो त्री हो जाता है। जैसे कि मान में देखें, जैसे शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा, शक्तिमती हो जाएगा। वान जैसे भगवान का क्या होता है, भगवान का होता है भगवती होता है दोस्तों, वत्ती लग जाता है ना। और नेता का तो नेत्री हो जाएगा। इस तरीके से हमने बहुत बार बताया दोस्तों, ये चीज याद रखेंगे कि मान मती में टूटता है, वान वती में टूटता है, और ता त्री में टूटता है। ये चीजें अगर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो। चलिए अगला है नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताएं दोस्तों। नदी का जल ठंडा है दोस्तों, नदियों का जल ठंडा, नदियों तो गलत लिखा है। सभी नदी का जल ठंडा है दोस्तों, ये भी सभी नदी तो होगा नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत है। नदी का जल ठंडा है तो नदी देखिए बहुवचन है नहीं। नदियों का जल ठंडा दोस्तों, ये बहुवचन आपको लग रहा है कि नदियों का जल ठंडा है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, नदियों का जल ठंडा, यानी हमारा डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। चलिए यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है? यह कुत्ता मेरा है दोस्तों, इसमें प्रयुक्त विशेषण कौन सा है आपको बता दें कि दोस्तों विशेषण क्या है। यह कुत्ते की विशेषता क्या है दोस्तों, ये है ना। अब दोस्तों ये कौन सा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। कैसा है? सार्वनामिक विशेषण। आपको पता है गुण कोई है नहीं, यहाँ पे परिमाण कोई है नहीं दोस्तों, और संख्या बताई नहीं जा रही, यानी कि हमारा सार्वनामिक विशेषण इज राइट हो जाएगा। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है कि मैंने आम खा लिया, इस वाक्य में काल कौन सा है? देखिए लिया है देखिए या है आ गया दोस्तों, तो आपको पता है मैंने आम खा लिया है, यानी ये क्रिया अभी अभी समाप्त हुई, जस्ट अभी अभी समाप्त हुई। जब कोई चीज भूत में दोस्तों भूत हो चुका है मगर तुरंत समाप्त हुआ है उसको आसन्न भूत कहते हैं। जो निकट समाप्ति का बोध करता है वो आसन्न भूत होता है दोस्तों, ये याद रखेंगे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रख लेना जहां पर या है या फिर ई है ऐसे सेंटेंस आते हैं तो वहां पे आसन्न भूत ही होता है। देखिए अगर यहीं पे होता मैंने आम खा लिया तो दोस्तों सामान्य भूतकाल हो जाता, अगर है नहीं होता तो सामान्य भूतकाल होता, मगर है लग गया दोस्तों इसलिए आसन्न भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी अभी स्नान किया है दोस्तों, ये क्या तुरंत एकदम से जस्ट तुरंत हुआ है दोस्तों, इसलिए आसन्न होगा ना। और दोस्तों जहां पे या होता है वो क्या होता है दोस्तों, आपका सामान्य भूतकाल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला है भुलक्कड़ शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय हुआ है दोस्तों, कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है? तो भुल धन अक्कड़। क्या होता है भुलक्कड़ दोस्तों? ये तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन, आता भी है इसलिए याद रखें अक्कड़, ठीक है। क्या जैसे घुमक्कड़ हो गया, पियक्कड़ हो गया, फक्कड़ हो गया, भुक्खड़ हो गया, लक्कड़ हो गया, सब के सब में अक्कड़ वाला ही क्या होता है दोस्तों, प्रत्यय लगता, प्रत्यय बाद में लगते हैं। और दोस्तों ये क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, ना कि कोई शब्द होते हैं। जो उपसर्ग प्रत्यय होते हैं वो शब्दांश के भेद होते हैं। चलिए अगला है निम्नलिखित में से योजक
योजक चिन्ह कौन सा है दोस्तों? योजक चिन्ह बताइएगा कौन सा है दोस्तों? बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी नंबर। आपको पता है योजक चिन्ह का प्रयोग द्वंद्व समास में भी होता है दोस्तों। ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, ये विस्मयादिबोधक, और दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, ये विकल्प सूचक चिन्ह होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए और एक चीज और आपको बता दें, कुछ चीजें बता दें दोस्तों। ये होता है आपका, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आप बताइएगा। ये होता है दोस्तों अल्प विराम। क्या होता है दोस्तों? ये अल्प विराम होता है, जो ऐसे कॉमा अल्प विराम बोलते हैं दोस्तों। और एक दोस्तों ये होता है अर्ध विराम। ठीक है, और दोस्तों ये होता है 1-2 ये बन जाता है दोस्तों। इससे वो क्या बोलते हैं, इसको अनुपात क्या लगाते हैं, इसको बोलते हैं उप विराम या फिर अपूर्ण विराम। ठीक है, और इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। तो ये कुछ चीजें आप याद रखेंगे। चलिए अगला है, सोहत ओढ़े पीठ पथ श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर आपत परियो प्रभात। दोस्तों आपको पता है यहाँ पर मन मानो जन जानो जहां भी आता है वहां पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखिए आ चुका है आपका गद्यांश। इससे आपको छांट करके जो भी होंगे 2-3 क्वेश्चन के जवाब देने होंगे। तो देखिए दोस्तों ये गद्यांश है। विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्यों को ना कहो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी हैं। वनों के निरंतर घटने से उनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसे ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारी समस्या का ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनसे हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती हैं। साथ ही कागज बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक होते हैं, सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वहीं इनके कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैसों को सोखने की क्षमता भी होती है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बनाता है। ऐसे करने से वह हमारे पृथ्वी को संरक्षित करते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से संभव हो सकता है। वनों के कारण ही नदियां अपने भीतर जल का अमृतधार संयोग कर प्रभावित होती हैं। दोस्तों यहां पर देखिए आप क्वेश्चन चढ़ गया, वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या है दोस्तों? वनों का महत्व समझना, वनों को अत्यधिक काटना या फिर वनों को बेचना या फिर वन लगाना। देखिए अगर हम देखते हैं उसके अगर मूल्य को हम आंकने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उसके महत्वता की बात की जाएगी। तो वनों का महत्व समझना यही है उसका मेन मोटो। ठीक है, चलिए देखिए आश्रय स्थल से क्या अभिप्राय दोस्तों, हमने बताया कि पक्षियों का आश्रय स्थल होता है वन। ठीक है दोस्तों, आश्रय स्थल क्या होता है, मतलब वहां पर रहने के स्थान ना, मतलब कहीं आश्रय आपको दे जाए मतलब रहने का स्थान। दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा 17 का सी नंबर। ठीक है, अगला वनों का संरक्षण से अभिप्राय क्या है दोस्तों? वनों को मतलब क्या बचाना दोस्तों, यही तो होता है संरक्षण मतलब क्या होता है, उनको काटने से बचाना। क्या? वनों को काटने से बचाना दोस्तों, यानी हमारा 18 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, वनों को बचाना। हमारा डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है दोस्तों? कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं? गीतांजलि, चंद्रकांता, दो बहनें, पोस्ट ऑफिस। आपको पता गीतांजलि के लिए तो इनको दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला है और पूरे एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। याद रखेंगे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ठीक है, कई बार पूछा गया। और आपको बता दें यहाँ पर अगर जो बात की गई कि कौन सी नहीं है रविन्द्रनाथ टैगोर की, चंद्रकांता नहीं। आपको पता चंद्रकांता किसकी है? देवकी नंदन खत्री जी की। किसकी है? देवकी नंदन खत्री की दोस्तों। और ये अय्यारी नाटक है ना, प्रथम अय्यारी उपन्यास है। ठीक है, चलिए अगला है, कादंबरी के लेखक कौन है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि कादंबरी के लेखक कौन है दोस्तों? बाण भट्ट की रचना है कादंबरी। किसकी है दोस्तों? बाण भट्ट की रचना है कादंबरी दोस्तों। और बता दें इनकी एक और रचना है जिसको हर्षचरित्र बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और कादंबरी को दोस्तों आपको बता दें विश्व का प्रथम उपन्यास भी माना जाता है। कादंबरी को विश्व का प्रथम उपन्यास भी माना जाता है। चलिए अगला है, अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है दोस्तों? आपको एक चीज हम बताना चाहेंगे कि दोस्तों अयोध्या हरिऔध की प्रसिद्ध रचना की बात करते हैं तो प्रिय प्रवास दोस्तों, जिसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। और दोस्तों याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिय प्रवास। और दोस्तों इनकी एक रचना है वैदेही वनवास। याद रखेंगे वैदेही वनवास, बहुत बार यूपी टेट सीटेट में पूछा गया वैदेही वनवास दोस्तों। अब कैसे याद रखेंगे? देखिए वनवास कहां से हुआ था? अयोध्या से। तो अयोध्या से याद रखेंगे वनवास। ठीक, तो वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास। क्या दोस्तों? प्रिय प्रवास दोस्तों। तो याद रखेंगे प्रिय प्रवास क्या? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ये भी आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे। देखिए झरना की बात करते हैं, जयशंकर प्रसाद की है। और दोस्तों प्रेम प्रलाप किसकी है? ये दोस्तों भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। और अंधा युग आपको पता है कि धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष
1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों? आपको पता होगा कि 1982 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो किसको मिला था? महादेवी वर्मा जी को दोस्तों। किसको मिला है? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। और 1982 में इन्हें यामा के लिए दोस्तों, किसके लिए? यामा के लिए दोस्तों मिला है। और आपको बता दें इनमें से और किसी को मिला भी नहीं है, जयशंकर प्रसाद को नहीं मिला है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ज्ञानपीठ से दोस्तों, तो याद रखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो अज्ञे जी को भी मिला है। किसके लिए? कितनी नाम कितनी बार के लिए? और दिनकर को दोस्तों उर्वशी के लिए मिला है। तो ये चीजें भी याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर, मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये इनको दिया गया था 2013 का। क्या दोस्तों? 2013 को मृदुला गर्ग को दोस्तों मिलजुल मन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे दोस्तों? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। चलिए अगला है ये रिक्त स्थान भरना। ऐसे क्वेश्चन आपके यूपीएससी में बहुत बार पूछे जाते हैं। वह जल्दी चला गया ट्रेन पकड़ सके, किस, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन भरना दोस्तों? वह जल्दी चला गया ताकि ट्रेन पकड़ सके, या फिर और ट्रेन पकड़ सके, की ट्रेन पकड़ सके, इसलिए ट्रेन पकड़ सके। वह जल्दी चला गया ताकि ट्रेन पकड़ सके दोस्तों। ताकि हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस भाग में त्रुटि है दोस्तों? आधी रात से सोने के कीमत में उछाला है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए सोने की कीमत होना चाहिए, ना कि के कीमत दोस्तों। तो ये भाग हमारा त्रुटि है, तो हमारा बी ऑप्शन में लग रहा है दोस्तों कि सोने की कीमत में दोस्तों होना चाहिए, तो सोने के कीमत नहीं होगा। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है? गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? अगर आपको अच्छा लगा तो बताइएगा, इसका हम नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएंगे। इसी तरह से 25-25 क्वेश्चन हम लेकर के आते रहेंगे। आप